वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएंगे विच इज़ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। इट इज़ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब है कि ऐसा कुछ भी टास्क जो कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में कोई रिस्क जनरेट करता हो। इट मीन्स मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे किसी भी तरह का रिस्क अगर जनरेट होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसका जो टूल है वो QRM यानी कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अब इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो क्वालिटी के 5 पैरामीटर्स हैं जो मैं बार बार बताता हूँ, SIS PQ है, उसको हमें समझना होगा कि आखिर वो क्या हैं। अब जब भी मैं बात करूँगा प्रोडक्ट क्वालिटी की तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मैं बात करता हूँ इन 5 एस्पेक्ट्स की। SIS PQ। यहाँ पे स्ट्रेंथ, आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी, प्योरिटी एंड देन क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। रीजन क्या है दोनों Q को ऐड करने का? रीजन ये है कि क्वालिटी विद लेस क्वांटिटी, इट मीन्स मेरा वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, और क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी वैल्यू तो कम हो जाएगी लेकिन इट इज़ ऑफ नो यूज, इट इज़ इन वेन, ये सब बेकार है। तो स्ट्रेंथ क्या इंडिकेट करता है? मेरे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, यानी कि उसकी कंपोजिशन, उसकी कंटेंट को इंडिकेट करता है। जैसे अगर मैं बात करूं पैरासीटामोल 500, तो ये जो 500 mg है ये उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। पैरासीटामोल टैबलेट्स है, ये उसकी आइडेंटिटी को शो करता है। अब स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि मान लीजिए इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है, शेल्फ़ लाइफ का मतलब है कि जो इसकी पूरा जीवन चक्र है इस दवा का, इस पैरासीटामोल 500 mg का, इट मीन्स अप टू इट्स एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपायरी, ये अपनी स्ट्रेंथ और आइडेंटिटी और प्योरिटी को मेंटेन करता है। और प्योरिटी का मतलब है कि इट इज़ सेफर टू यूज। क्यों? क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हुई है, इसमें कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं है, ये कोई एडल्ट्रेटेड ड्रग नहीं है। और क्वालिटी प्लस क्वांटिटी का मतलब है उसकी यील्ड और उसके पैरामीटर्स, जैसे डी जो है, सॉरी यहाँ पे पैरा नहीं लिखूँगा, पैरामीटर्स, डिसोल्यूशन है, डिसइंटीग्रेशन है, ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब विद इन द लिमिट्स हैं। अब कैसे समझिए फिर उसे कि स्ट्रेंथ क्या है, उसकी जो भी कंपोजिशन है। जैसे आप कोई दवा देखेंगे, कोई भी शीशी देखेंगे तो उस पर एक जगह लिखा रहता है कंटेंट, दिस ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स पैरासीटामोल 500 mg, या जैसे आज की सबसे कॉमन दवाई है डोलो 650, तो डोलो 650 के उस पर आपको प्रिंटेड साइड पे दिखेगा ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स पैरासीटामोल 650 mg, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। आइडेंटिटी पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल है, ये उसकी आइडेंटिटी को रिवील करता है। स्टेबिलिटी मतलब वो जो उसका शेल्फ़ लाइफ है, मान लीजिए वो आज की डेट में मैन्युफैक्चर हुई जुलाई 22 और उसको 36 महीने की हमने शेल्फ़ लाइफ दी, इट मीन्स जून 25 25 यहाँ तक वो स्टेबल है। इट मीन्स वो सेफ़ है, वो इतने टाइम तक अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखती है। प्योरिटी, उसमें किसी भी तरह का कॉन्टेमिनेशन नहीं है, किसी भी तरीके से वो अडल्ट्रेटेड नहीं है, उसमें लेबलिंग सही है, हर चीज़, ये उसकी प्योरिटी को इंडिकेट करता है। और क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, वो जो बैच है उसने एक अपनी यील्ड लिमिट को मेंटेन किया हुआ है, ये उसका क्वांटिटी को इंडिकेट करता है।
प्लस वो जो है मतलब QC टेस्टिंग में पास है, ये उसके क्वालिटी को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे मैं कहूँ रिस्क कैसे जनरेट होते हैं, जैसे मान लीजिए वो 500 mg की जब मैंने डेवलप करी, जब मैंने मैन्युफैक्चर किया, उस टाइम तो 500 mg था, उसमें पैरासीटामोल भी थे, लेकिन ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ जब वो मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपायरी की तरफ गया तो ये डिग्रेड हो गया और अब इसकी स्ट्रेंथ रहेगी सिर्फ 400 mg। तो ये इट इज़ नॉट सेफर टू यूज। साथ ही साथ इसमें पैरासीटामोल के अलावा और भी कोई इम्प्योरिटी मिली, आइडेंटिटी में वो पैरासीटामोल ख़त्म हो गई, पता चला पैरासीटामोल की जगह उसमें डाइक्लोफेनेक की पीक्स दिख रही हैं या कोई और पीक दिख रही है, इट मीन्स वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। स्टेबिलिटी, क्योंकि वो अब स्टेबिलिटी में फेल हो रहा है, इट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट स्टेबल। अब प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब है सेफ़र टू यूज। अब क्योंकि वो डिग्रेड हो रही है और उसमें इम्प्योरिटीज़ बढ़ रही हैं, वो कॉन्टेमिनेट होती जा रही है, इट मीन्स इट इज़ नॉट सेफ़र टू यूज। और यील्ड एंड पैरामीटर्स क्या है, अब क्योंकि वो जब हुई थी उस टाइम तो पास थी, इट मीन्स वो क्वालिटी पे पास थी उस टाइम, क्वांटिटी उसने अपनी यील्ड मेंटेन करी, लेकिन विद टाइम पीरियड उसने अपने क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया, इसलिए वो प्रोडक्ट मेरा सेफ़ नहीं है, वो प्रोडक्ट मेरा किसी भी तरीके से पेशेंट के कंज्यूमेबल नहीं है। ये है सबसे पहला कंसेप्ट हमारा QRM का, कि मैं जब भी QRM करूँगा या रिस्क असेसमेंट करूँगा तो मैं किन पैरामीटर्स के अगेंस्ट करूँगा। अब समझते हैं कि QRM यानी कि QRM के अलग अलग पैरामीटर्स क्या हैं। जैसे क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, SIS PQ क्या है उनके बारे में बता दिया। अब रिस्क क्या है, रिस्क एक क्वांटिफाइबल या मैं कहूँ क्वांटिटेटिव प्लस डायनेमिक एस्पेक्ट है, ये चेक करने का कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड कोई रिस्क है या नहीं है, यानी कि कोई हजार्ड ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रोडक्ट को वो डिग्रेड कर सकता है, या ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रोडक्ट उसके साथ अनसेफ हो जाता है। वो एस्पेक्ट प्रूव करता है रिस्क असेसमेंट का रिस्क। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है, ये एक क्वांटिटेटिव वैल्यू है। आमतौर पे इसे RPN से इंडिकेट किया जाता है। RPN इज रिस्क प्रायोरिटी नंबर। दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का मतलब होता है उसको इवेलुएट करना, सबसे पहले प्लान करना, प्लान, देन एनालाइज, देन एसेस, या मैं कहूँ इवेलुएशन, देन इवेलुएशन के बाद उसको समरी करना। समरी के बाद उसको कंक्लूड करना या उसको एसेस करना, और लास्ट में आता है कम्युनिकेट करना। ये मेरा मैनेजमेंट का पार्ट है। क्या मतलब है? सबसे पहले हमें प्लान करना होगा। प्लान करने का मतलब कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे असल में रिस्क असेसमेंट करना भी है या नहीं करना है, और क्यों करना है। ये मेरे पास एक फैक्टर होना चाहिए जिसके अगेंस्ट मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ। दूसरा एनालाइज। एनालाइज करने का मतलब मैं रिस्क असेसमेंट का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करूँगा, जिसमें मैं एक एक रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसका एनालिसिस करूँगा कि हाँ ये रिस्क है भी या नहीं है। इवैल्यूएशन का मतलब मैं फाइनली ये आइडेंटिफाई करूँगा कि ये रिस्क मेजर है, माइनर है या क्रिटिकल है, और क्या मुझे इसके अगेंस्ट कोई करेक्टिव एक्शन लेना है या नहीं लेना है। समरी, ये जो मैंने रिस्क असेसमेंट किया है इसके बारे में मैं एक ब्रीफिंग दूंगा
कि हाँ मेरा ये जो रिस्क असेसमेंट है ये मैंने कंप्लीट किया है, किस टूल से किया है और इसमें मेरे क्या आइडेंटिफाई हुआ है कि ये रिस्क मेजर है या माइनर है या क्रिटिकल है। फिर कंक्लूजन में मैं ये बताता हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, क्या मुझे करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड देन लास्ट में कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि दूसरों को भी पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा कुछ रिस्क असेसमेंट किया है, मुझे ऐसा कुछ आइडेंटिफाई हुआ है, ये दूसरों को भी पता होना चाहिए। दूसरे कौन? जो उस फैसिलिटी में अदर स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किया प्रोडक्शन के लिए रिस्क असेसमेंट, लेकिन कुछ इसका इम्पैक्ट वेयरहाउस पे पड़ेगा, कुछ क्यूसी पे पड़ेगा, कुछ इंजीनियरिंग पे पड़ेगा, कुछ क्यूए पे पड़ेगा, हो सकता है औरों पे भी पड़े। तो इन सबको भी वो चीज़ आइडेंटिफाई होनी चाहिए, वो चीज़ पता होना चाहिए। इट मीन्स कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये हमारा एक मैनेजमेंट का पार्ट आ गया। अब यहाँ पे हमारा एक सेक्शन ख़त्म होता है क्यूआरएम का। क्यूआरएम का मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है कि क्यूआरएम हमें क्या करना, क्यूआरएम में हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है। अब कैसे किया जाता है इसके अलग अलग टूल्स हैं। अलग अलग टूल्स का कौन कौन से हैं? FMEA, HACCP और फिर एक FTA। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टूल्स हैं किसी भी इंडस्ट्री में। अब इनमें से भी जो फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो FMEA और FMECA है। ये जो है मेरा फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है और इसका जो है फूड एंड कॉस्मेटिक्स में ज़्यादा यूज होता है। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो हजार्ड्स को एनालिसिस एंड कंट्रोल, करंट कंट्रोल मेजर्स को, पैरामीटर्स को इवैल्यूएशन करना होता है। FTA का मतलब होता है फॉल्ट ट्री एनालिसिस। ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक पेड़ होता है, ये उसकी एक जड़ है, इससे ये एक एक्शन आ गया, मतलब तना निकला, उससे 2 शाखाएं निकली। अब इन शाखाओं से फिर कुछ एक्शंस जनरेट होंगी। ये एक्शंस क्या हैं? उसके सब ब्रांचेज हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं कहीं पर पानी गिराता हूँ, मेरा ग्लास गिर गया, पानी से भरा हुआ ग्लास मेरा गिर गया, ये एक एक्शन है, यानी कि ये एक स्पॉट है, ये एक्शन है, ये रूट कॉज है। अब इसका मेरा एक स्टेम निकला, एक मेरा क्या कहूँ कि हाँ स्टेम निकला। इससे क्या होगा? पानी स्पिल हो गया, पानी स्पिल हो गया, ये एक एक्शन आ गया उसका। अब इसका सबसे एक्शन क्या आएगा? इसके सब एक्शन 2 हो सकते हैं, या तो कोई गिर सकता है या किसी को वो हार्म ना पहुँचाए। अब अगर गिरा तो फिर 2 सेक्शंस हो सकते हैं, सब ब्रांचेज डेवलप हो जाएंगी। हो सकता है उसको चोट लग जाए, डैमेज नहीं, इंजरी, या वो बैलेंस खो दे। अब जब वो उसे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी 2 चीज़ें होंगी, या तो उसे क्लीन कर देगा या उसे लेफ़्ट कर देगा एज सच। तो ये एक मेरा फॉल्ट ट्री एनालिसिस इंडिकेट करता है कि एक एक्शन के अगेंस्ट क्या सब एक्शन जनरेट हो सकता है, एक कॉज के अगेंस्ट क्या एक्शन जनरेट हो सकता है, उसके सब एक्शंस क्या जनरेट होंगे, और उन सब एक्शंस के क्या सब एक्शंस जनरेट होंगे, ये इसको इंडिकेट करता है। ये एक मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम का एक फंक्शन है। अब हम कुछ एक पैरामीटर्स को, कुछ एक डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो हमारा क्यूआरएम पे रिलेटेड वीडियो है, ये हमारा क्योंकि अपने आप में एक बहुत वाइड चैप्टर है, एक बहुत हॉट सूप है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, इसलिए हम इन्हें पार्ट्स में बनाएंगे। पार्ट्स में बनाने का मतलब क्या कि थोड़ा आज बनाया है, थोड़ा हो सकता है नेक्स्ट वीक तक बनाएं, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम, वाइड रेंज में फैला हुआ सब्जेक्ट है, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके बनाया जाएगा, अदरवाइज ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा कर देगा। अब कुछ एक डेफिनेशंस हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे रिस्क का, क्वालिटी का और मैनेजमेंट का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, ऐसे ही एक आएगा आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का क्या मतलब है, मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए मैं रिस्क किस चीज़ का कर रहा हूँ, किस चीज़ का मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ, रीजन क्या है, मतलब मेरा मेन मोटो क्या है वो चीज़। सेकंड, सीवियरिटी। सीवियरिटी बताता है एक एक्सटेंट ऑफ हार्म है ये, यानी कि किसी भी चीज़ का हार्म कितना हो सकता है। एक टर्म यूज होगा हजार्ड और फेलियर मोड। सॉरी, सबसे पहले फेलियर मोड। इसका मतलब क्या है, वो कोई भी एक्शन जिसके अगेंस्ट मैं रिस्क असेसमेंट करूँगा। जैसे मैं कहूँ अगर कि मैंने बताया कि पानी गिर गया, ग्लास है, ग्लास गिर गया, दैट इज़ ए फेलियर मोड। ये एक मतलब रीजन है कि एक्शन है एक्शन ऑफ रिस्क। अब पोटेंशियल फेलियर, या इसे हम कहें हजार्ड। ये कोई भी ऐसा एक्शन या सब एक्शन है जिसकी वजह से मुझे हार्म हो सकता है। यानी कि मैं जो कहता हूँ कि सीवियरिटी मैं इस पोटेंशियल फेलियर का या हजार्ड का आइडेंटिफाई करता हूँ। इस पोटेंशियल फेलियर के बाद आता है मेरा रूट कॉज। रूट कॉज का मतलब है वो मेन रीज़न जिसकी वजह से मेरा ये फेलियर जनरेट होगा या ये फेलियर मोड जनरेट होगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि पानी गिरा एक एक्शन है, फेलियर मोड है। क्यों गिरा, ग्लास हाथ से छूट गया या ग्लास गलत जगह पर रखा था, वो एक्शन, वो जो है वो रूट कॉज है। ग्लास गिरना एक कॉज है, लेकिन ग्लास कहाँ पे रखा था, क्या वो जानबूझ के गिराया गया या वो अनजाने में गिर गया या वो कोई ऐसा मतलब रिस्की जगह पे रखा था कि वो गिर गया, ये एक रूट कॉज है। अब रूट कॉज के बाद आता है मेरे पास कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स का क्या मतलब है कि ये जो रूट कॉज हैं इनको होने से रोकने के मेरे पास क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या एक्शंस हैं, वो मेरे कंट्रोल मेजर्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं डिटेक्शन मेजर्स। डिटेक्शन मेजर्स का मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसे क्या टूल्स हैं कि जो भी ये रूट कॉज हो रहा है या ये जो भी मेरे पोटेंशियल फेलियर्स हो रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के टूल्स क्या क्या हैं मेरे पास। क्या मेरे पास सेंसर्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पानी गिर गया, तो क्या हो सकता है वहाँ पे मेरे पास सेंसर्स लगे हों फ्लोर पे, कि जैसे ही उसे कुछ वेटिंग महसूस हो, एक लिमिटेड उससे जो है ज़्यादा मुझे मॉइस्चर ऑब्जर्व होता है तो वो मुझे सेंसर बता दे, वहाँ पे बीप देते, अलार्म दे दे। जैसे हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है फायर अलार्म्स। फायर अलार्म्स क्या हैं, जैसे ही उस रूम का एक टेम्परेचर खास लिमिट से ऊपर जाता है तो एक अलार्म दे देते हैं। साथ ही साथ वो अलार्म जब देंगे तो बता देगा कि आपकी इस एरिया में डेंजरस लिमिट के ऊपर आग बढ़ रही है या टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस मीन्स वहाँ पे आग लगी है या धुआं हो रहा है। ये मेरे डिटेक्शन मेजर्स हैं। और साथ ही साथ कंट्रोल मेजर्स क्या हैं कि जैसे ही वो फायर अलार्म बजेगा वहाँ से एक वाटर स्प्रिंकलर काम करना चालू कर देगा, वो एक कंट्रोल मेजर्स हैं उस आग को कंट्रोल करने का। अब इसके बेसिस पे ये जो डेफिनेशंस हैं, इसके बेसिस पे मैं बात करूँगा कुछ ऐसे पैरामीटर्स की जिनका रिस्क असेसमेंट में मैं यूज करता हूँ। जैसे कि सीवियरिटी इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ हार्म। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ये क्या है, इट इज ए क्वांटिफाइबल क्वांटिटेटिव
कि जो मेरा फेलियर मोड है, जो मेरे रूट कॉज हैं वो हो जाएं। अब ये कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ रूट कॉज एंड प्लस कंट्रोल मेजर्स। इन दोनों के बेसिस पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को आइडेंटिफाई करता हूँ। थर्ड मेरा आता है डिटेक्टिबिलिटी। डिटेक्टिबिलिटी का क्या मतलब है कि मेरे पास कितने % चांसेस हैं कि मैं उस फेलियर मोड को होते ही आइडेंटिफाई कर पाऊँ, उसके मुझे इंटीमेशन मिल जाए। ये कैसे मुझे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिटेक्शन मेजर्स। इसके बेसिस पे मैं डिटेक्टिबिलिटी को आइडेंटिफाई करता हूँ। इन तीनों में एक और चीज़ है जो हम सबको पता होना चाहिए कि सिवियरिटी लो से हाई की तरफ जाती है। मतलब सिवियरिटी, अगर मैं कहूँ कि मैं 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग देता हूँ, तो सिवियरिटी अगर 1 है तो लो सिवियर है, लेस सिवियर है, और अगर मैं 5 कहता हूँ तो हाईली सिवियर है। अकरेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, या हम इसे आमतौर पे ओ से डिनोट करते हैं, सिवियरिटी को एस से डिनोट करते हैं। अगर मेरा ओ की वैल्यू 1 है, इट मीन्स उसका होने के चांसेस कम हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कम है। लेकिन अगर यही मैं कह दूं कि 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हाई हो जाती है। अगर मैं कहूँ डिटेक्टिबिलिटी, इसमें ये चीज़ उल्टी हो जाती है। अगर मैं कहता हूँ 1 है डिटेक्टिबिलिटी, इट मीन्स मेरे पास डिटेक्शन के चांसेस हाई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूँ 5 है डिटेक्टिबिलिटी, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन कम है। मेरे पास टूल्स कम हैं डिटेक्शन के। अब एग्जांपल सेंसर्स, अगर मेरे पास ऑटोमेशन पे सेंसर्स हैं प्लस मैनुअल कंट्रोल्स भी है, तो मेरी डिटेक्टिबिलिटी हाई रहेगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि फुल्ली मैनुअल प्रोसीजर है, तो मेरी डिटेक्टिबिलिटी कहीं यहाँ पर रह जाएगी। और अगर मैंने कहा कोई डिटेक्शन नहीं है तो डिटेक्टिबिलिटी 5 जाएगी। इसके बेसिस पे हम लोग आरपीएन को कैलकुलेट करते हैं। रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए हम लोग आरपीएन कैलकुलेट करते हैं। वो हमारा एसओडी यानी कि सीवियरिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और डिटेक्टिबिलिटी पे डिपेंड करती है। आरपीएन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? आरपीएन इज एस मल्टीप्लाइड बाई ओ मल्टीप्लाइड बाई डी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सीवियरिटी 5 है, अकरेंस भी 5 है, और मेरे पास डिटेक्टिबिलिटी भी एकदम लो है, यानी कि ये भी 5 है, तो मेरा आरपीएन आ जाएगा 125। ये हाईली क्रिटिकल रिस्क हो जाएगा, हाई क्रिटिकल रिस्क है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं अगर कहूँ कि मेरी सीवियरिटी 1 है, अकरेंस भी 1 है, कभी हुआ नहीं ना होगा, मेरे पास इतने कंट्रोल मेजर्स हैं, प्लस मेरे पास डिटेक्शन के टूल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे पास ऑटोमेशन पे है सब कुछ, तो ये भी मेरा 1 आ जाएगा। इट मीन्स मेरा रिस्क आरपीएन 1 हो जाएगा और लो रिस्क में ये आ जाएगा। इस आरपीएन के बेसिस पे हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं टू आइडेंटिफाई कि रिस्क जो है मेरा किस कैटेगरी में पड़ेगा। रिस्क हमारे पास 3 कैटेगरी में होते हैं। कैटेगरी माइनर, मेजर एंड क्रिटिकल। कुछ लोग यहाँ पे बीच में एक मॉडरेट भी डालते हैं अपने क्लासिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होता है? इसका एक मैट्रिक्स बनाया जाता है, वो समझिए कैसे बनता है। इस साइड मेरा होता है सीवियरिटी, इस साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, और इस साइड होता है डिटेक्टिबिलिटी। अब ये 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ पे भी
1 2 फिर 3 फिर 4 फिर यहाँ पे भी 5 1 2 3 4 5। अब ये इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाई जाती है। यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें रखना होता है। जैसे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा 125। अभी बीच के कैलकुलेट करना अगर हम लोग चाहें तो 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 इंटू 2 12, 16 और ये 20, 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 2 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, 3 इंटू 3 27, 4 इंटू 4 इंटू 3 16 इंटू 3 48, 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 4 12 इंटू 3 36, 3 इंटू 5 15 इंटू 3 45। इसी तरह 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, 5 इंटू 4 20 इंटू 5 100। यहाँ पे बचा 4 इंटू 5 20 इंटू 4 80। अब इस बेसिस पे हमारा मैट्रिक्स बनता है। अब ये हमारे एसओपी के हिसाब से होता है कि हम उसे किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। हमने कहाँ तक का, मान लीजिए हमने ये जो है इस तरीके से एक दिया, तो ये जो है मेरा 1 से लेकर 25 तक की वैल्यू, इसको मैंने कहा माइनर रिस्क। इसी तरह मैंने कहा कि ये जो है मैं कह दूं इट इज़ ऑफ मेजर रिस्क, या कुछ लोग क्या कहेंगे कि हमने एसओपी में डिफ़ाइन किया 75 तक ये मेजर रिस्क में है। अब ये वाला जो पैरामीटर एस्पेक्ट है मैट्रिक्स का, ये पार्ट जो है ये मेजर में आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है ये मेरा क्रिटिकल में आएगा। मतलब अगर मैंने एसओपी में अपना डिफाइन किया कि 1 से लेकर 25 तक की आरपीएन वैल्यू मेरा लो रिस्क है, माइनर रिस्क है, 26 से लेकर 75 तक की वैल्यू मेरा आएगा तो वो मेजर रिस्क में आएगा। और अगर 76 से लेकर 125 तक जाता है तो ये मेरा क्रिटिकल रिस्क में आएगा। अब हो सकता है कि कुछ जगह अलग अलग डेफिनेशन दे दें। मान लीजिए मैं कह दूं कि 50 तक ही मैं दूंगा उसे, 50 तक में जो है मैं उसे मेजर दूंगा, 51 से 75 में उसे 26 से 50 मैं उसे मॉडरेट दूंगा, और फिर 51 से लेके मैं 75 तक उसे मेजर दूंगा। ये हमारी एसओपी पे डिपेंड करता है, हम अपने उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही आरपीएन होना चाहिए। इस बेसिस पे हम अपने आरपीएन वैल्यू को क्लासिफाई करते हैं। सो आई गेस आपको यहाँ तक का ये वीडियो समझ में आया होगा। अब इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसके बारे में और चीज़ें समझेंगे, जैसे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, प्लस अलग अलग टूल्स को समझेंगे कि अलग अलग टूल्स को हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो आई गेस अगर ये आपको वीडियो समझ में आया है, क्यूआरएम का ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, सो दैट हमें भी पता चल पाए कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं। आपको अगर कहीं कुछ क्वेरीज या कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आया, तो आप उसके बारे में भी बताएं हमें, सो दैट मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर पाऊँ। और अगर आपको किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी हमें बताएं, और मैं उस पर कोशिश करूँगा कि अपकमिंग वीडियोज़ में उस पर बना पाऊँ।
साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ द केयरिंग। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल बहुत अच्छी नॉलेज देता है। आगे हम लोग ये और कोशिश करेंगे कि मेरे अलावा और भी जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं फार्मा इंडस्ट्री के, वो उन लोगों को भी मैं ऐड कर पाऊँ, सो दैट मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा अच्छी नॉलेज हमें मिल पाए। तो उस बेसिस पे हम लोग इस पे काम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, सो दैट उन्हें भी ये नॉलेज प्राप्त हो पाए, उन्हें भी ये पता चल पाए कि यू केयर फॉर देम। और आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड्योरेंस, फॉर योर करियर। अब इसी के साथ थैंक यू।